हेलो स्टूडेंट्स। समुच्चय की पिछली 3 क्लासों में हमने पहली क्लास में उदाहरण 1 और उदाहरण 2, दूसरी क्लास में उदाहरण 3, उदाहरण 4 और उदाहरण 5 और तीसरी क्लास में प्रश्नावली 1.1 का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया। आज की क्लास में हम इसके चौथे, पाँचवें और छठवें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब छठवां क्वेश्चन और पाँचवा और चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। मैंने कल आपको बताया था समुच्चय के 2 रूप होते हैं, एक तो समुच्चय निर्माण रूप और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है रोस्टर रूप। तो रोस्टर रूप कौन से होते हैं? देखिए, ए वाला रूप दिख रहा है ना आपको, ए वाला रूप होता है रोस्टर रूप, और ए वाले रूप दिख रहे हैं ना आपको, ये समुच्चय निर्माण रूप होते हैं। रोस्टर रूप वो होते हैं जिनमें सीधा आंसर लिखा रहता है, और समुच्चय निर्माण रूप वो होते हैं जिनमें परिभाषा के तौर पर लिखा रहता है, जिनमें डायरेक्ट आंसर नहीं रहता है, वो रहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। ओके, अब समझिए कि कल हमने तीसरा क्वेश्चन किया था जिसमें समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना था। मतलब जो समुच्चय निर्माण रूप में लिखा था ना, उसको कन्वर्ट करके इस तरीके के रूप में लिखना था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में, चौथे क्वेश्चन में, जो अपने रोस्टर रूप में लिखे हुए हैं ना, इन सभी को कन्वर्ट करके हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। एक बात समझ लीजिए ध्यान से कि जो समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में लिखना सरल होता है, लेकिन जो चौथा क्वेश्चन है ना, कि जो अपन को रोस्टर रूप दिए हुए हैं इनसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो वो थोड़ा सा कठिन होता है और थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत होती है इसको समझने के लिए। ओके, हम इसका पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? 3, 6, 9, 12। देखो, मैं एक आपको बता रहा हूँ कि समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखा जाता है रोस्टर रूप से। इनके जो अवयव होते हैं ना, जो आपको सामने अवयव दिख रहे हैं 3, 6, 9, 12, इन अवयवों पर फोकस कीजिए कि इन अवयवों में क्या संबंध है। संबंध ढूंढना होता है, तो तुम्हें क्या संबंध दिखाई दे रहा है? मुझे सीधा संबंध दिखाई दे रहा है कि ये 3 की टेबल है, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 को 12, लेकिन पूरी नहीं है, सिर्फ 12 तक ही है। ठीक है ना? तो हम कैसे लिखेंगे? देखो, एक फॉर्मेट होता है, ए फॉर्मेट को आपको याद करना होगा कि कैसे फॉर्मेट लिखा जाता है। ऐसे लिखते हैं ए बराबर, ऐसा नहीं है कि अपन एस बराबर बी बराबर भी लिख सकते हैं, कोई भी अंग्रेजी का अक्षर ले लो, ए बराबर बी बराबर ऐसे, फिर ए वाला कोष्टक लगाते हैं। मैंने पिछली 3 क्लासों में यही समझाया है। ठीक है, अब ए वाला कोष्टक लगा दिया। हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स, ये ऐसा ही लिखा, ये फॉर्मेट है, ये याद ही कर लो। एक्स सच दैट एक्स बराबर क्या? बराबर 3n। इस पहले बताइए जी, एक्स क्या होता है? ये एक्स असल में होता है इन सभी अवयवों को, जैसे हम बोलते हैं कि जैसे तुम्हारा नाम कुछ है, तुम्हारे भाई का नाम कुछ है, तुम्हारे दोस्त का नाम कुछ है, 3 लोग हैं, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है, एक का नाम आदर्श है। इन तीनों नामों में अगर हम बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि तीनों के तीनों लड़के हैं। ऐसे ही ये 3 एक संख्या है, 6 भी एक संख्या है, 9 भी एक संख्या है, 12 भी एक संख्या है। एक से ये कॉमन बता रहा है, जैसे आदर्श, राम और श्याम को लड़का अपन बोल सकते हैं। ऐसे इन चारों संख्याओं को अपन मिला के, या चारों संख्याओं के लिए हम एक कॉमन शब्द भी यूज कर रहे हैं समुच्चय निर्माण रूप में, एक्स। अपन एक्स को यूज कर रहे हैं, तो एक्स डिनोट करेगा चारों संख्याओं को। और एक्स है क्या? एक्स असल में है 3n के बराबर। 3n का मतलब ये है, पहले तो n बता दीजिए जी, n क्या है? ये n असल में क्या है? ये असल में जो n है ना, वो बिलोंग्स टू n बा, और क्या? और n है वो 1 से बड़ी है और 4 से छोटी है। अब समझिए क्या है। सबसे पहले समझिए कि n बिलोंग्स टू n का मतलब क्या है। मैंने कल आपको बताया था n क्या होता है। n मैंने कल ही बताया था, ये n होता है, ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है। क्या होता है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है। मैंने कल बताया था कि n होता है प्राकृत संख्याओं का, जो कैपिटल N होता है वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है। और इसका मतलब होता है कि अवयव है। अवयव है मतलब कि प्राकृत संख्याओं में से कोई सी भी एक है। तो असल में जो n है ना, वो कोई भी एक प्राकृत संख्या है, लेकिन अपने सवाल में देख रहे हैं तो इनमें तो केवल 4 ही प्राकृत संख्या हैं। तो अपन ने फिर नीचे एक और डिटेल लिखी कि जो n है ना, वो या तो 1 के बराबर है, या फिर 1 से बड़ी है, या तो 4 के बराबर है, या 4 से बड़ी है। हमने यही क्यों लिखी? हमने ये इसलिए लिखी क्योंकि जब n 1 के बराबर होगी ना, मतलब n का मान 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, तो पहला वाला अवयव आ गया। जब n का मान 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, तो मतलब दूसरा अवयव आ गया। फिर n का मान अपन 3 रखेंगे
तो 3 त्रिक 9, तीसरा अवयव आ गया। और n का मान अपन 4 रखेंगे तो n का मान 4 रखेंगे तो 4, 4 तिया 12, तो चौथा अवयव आ गया। आप समझिए n का मान हम कौन कौन से रखते हैं, इससे अपन को ये पता चलता है कि हमें n के कौन कौन से मान रखने हैं। तो 1 से बड़ा है n या 1 के बराबर है, 4 से बड़ा है n या 4 के बराबर है। मतलब या तो 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा। तो 1 के बराबर होगा और 1 के बराबर होगा और 1 से बड़ा होगा का मतलब है कि या तो 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 3 होगा। और 4 से छोटा होगा या फिर 4 के बराबर होगा, मतलब या तो 4 हो जाएगा या 3 हो जाएगा या 2। तो कुल मिला के ये आपको दिख रही है, इससे अपन को ये समझ में आ रहा है कि n 1 के बराबर होगा, 1 से बड़ा होगा या 4 के छोटा होगा, 4 के बराबर होगा। मतलब 1 2 3 4 n के मान, ये a वाला n है, सॉरी ये a वाला n है, मतलब n का मान है वो 1 2 3 4 हो सकता है। और जब n का मान अपन यहाँ पे 1 रख रहे हैं तो पहला अवयव आ रहा है, 2 रख रहे हैं तो दूसरा अवयव आ रहा है, 3 रख रहे हैं n का मान, 3 त्रिक 9 तीसरा अवयव, और n का मान 4, 4 ती 12 चौथा अवयव। मतलब इस पूरे वाले कंडीशन से हमें यही तो आंसर मिल रहा है, मिल रहा कि नहीं मिल रहा है। तो बस यही तो अपना आंसर है, यही समुच्चय निर्माण रूप में है। मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ इसको समझने के लिए, ठीक है ना। और ये जो फॉर्मेट मैंने अभी बताया समुच्चय निर्माण रूप को लिखने का, यही फॉर्मेट होता है और आपको यही अपनाना होगा हमेशा। समुच्चय निर्माण रूप में जब भी लिखोगे तो मैं क्या लिखूँगा, a बराबर एक्स सच दैट एक्स, इस तरीके मतलब जो अपन इतना लिख दिया ना, a बराबर एक्स सच दैट एक्स, इतना तो हमें हर सवाल में लिखना है। फिर बराबर में अपन क्या लिख देंगे, जो फॉर्मेट फॉलो करवाना है। तो 3n ही तो फॉलो करवाना है, क्योंकि जो जितनी भी संख्याएँ दिख रही हैं वो 3n के फॉर्मेट में ही तो हैं, 3n के फॉर्मेट में। क्या 3 6 9 12, मतलब 3 में 1 का गुणा करने पर पहली संख्या, 3 में 2 का गुणा करने पर, 3 में 3 का गुणा करने पर, 3 में 4 का गुणा करने पर। तो अपन ऐसे तो लिखेंगे नहीं कि 3 गुणा 1 3 गुणा 2, अपन ने 3n लिख दिया और अपन बता देंगे कि n का मान 1 2 3 4 है। वो कैसे बताएंगे n का मान, वो अपन ऐसे बताएंगे कि n अवयव है n का, मतलब n एक प्राकृत संख्या रहेगी और क्या रहेगा, और इसके अलावा जो n है वो 1 से बड़ी रहेगी या 1 के बराबर रहेगी, और 4 से छोटी रहेगी या 4 के बराबर रहेगी। तो ये अपन को बता रही है कि n का मान क्या हो जाएगा, ये अपन को बता रही है कि n का मान क्या हो जाएगा, n का मान 1 2 3 4 हो जाएगा, और n एक प्राकृत संख्या भी है। तो फिर जब अपन यहाँ पे 1 2 3 4 मान रखेंगे तो अपन को यही संख्या प्राप्त हो जाएंगी। बस यही अपना आंसर है, ये फॉर्मेट है। और ये आपको फॉर्मेट ध्यान रखना है, बाकी सवाल के हिसाब से चेंज होगा। जैसे ये वाला सवाल आपको थोड़ा हो सकता है थोड़ा कम समझ में, अब सेकंड वाला सवाल समझिए फिर समझ में आएगा। क्या सेकंड वाले में भी ऐसे ही लिखेंगे। सेकंड वाले में पहले तो बताओ देख के क्या समझ में आ रहा है, 2 4 8 16 32। मुझे तो सीधा सीधा ये समझ में आ रहा है कि पहली संख्या 2 है, दूसरी 4 है, तीसरी 8 है। मतलब पहली संख्या 2 है, उसका दुगना ही तो 4 है, फिर उसका दुगना 8 है, फिर उसका दुगना 16 है, और फिर उसका दुगना 32 है। मतलब हर अगली संख्या पिछली संख्या की दुगनी तो हो रही है ना। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, इतना तो अपन को सब में ही लिखना है, एक्स a बराबर एक्स सच दैट एक्स। अब जो एक्स सच दैट एक्स है ना, अब एक्स है क्या, एक्स असल में 2 की पावर n ही तो है। मतलब 2 की पावर n कैसे है, क्योंकि 2 की पावर 1 2 आ गया, पहला भी अब आ गया। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब जानते हो क्या होता है, 2 की पावर 2 मतलब 2 को 2 बार गुणा करना है, तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। ऐसी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 4, और फिर 2 गुणा 2 तो फिर 8। देखिए पहले अपन को 2 की पावर 1 रखी तो पहला अवयव मिल गया, 2 मिल गया। 2 की पावर 2 रखी तो 4 मिल गया दूसरा अवयव। 2 की पावर 3 रखी तो तीसरा अवयव मिल गया। ऐसी 2 की पावर 4 रखोगे मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 का 4 बार गुणा करना है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, अपन को अगला अवयव मिल गया। ऐसी 2 की पावर 5 रखोगे तो अपन को 32 मिल जाएगा। मतलब 2 की पावर n का फॉर्मेट ही तो फॉलो कर रहा है, जो फॉर्मेट फॉलो करेगा ना वो अपन यहाँ पे कॉमन लिख देंगे इसको। तो यही तो फॉर्मेट फॉलो कर रहा है कि 2 की पावर n का, कि पहले 2 की पावर n। तो अपन को ये भी समझ में आ गया कि अपन को n के मान कौन कौन से ले सकते हैं। अपन n के मान ले सकते हैं 1 ले सकते हैं, क्योंकि फिर 2 आंसर आ जाएगा। 2 रखेंगे 2 n का मान, 2 की पावर n में n का मान 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2 मतलब 4 आ जाएगा। 3 रख सकते हैं n का मान, 4 रख सकते हैं, 2 की पावर 5 रख सकते हैं, सो 32 आ जाएगा। मतलब n के मान 1 2 3 4 5 इतने होंगे n के मान। ये अपन को आंसर देख के समझ में आ रहा है, जो रोस्टर रूप है ना वो वाला देख के समझ में आ रहा है कि 2 की पावर ये अपन मान रख सकते हैं n के। तो भाई फिर, और जब 1 2 3 4 ये वाली संख्याएँ होती हैं तो हमेशा लिखते हैं कि n अवयव है n, यानी कि प्राकृत संख्याओं में से कोई ना कोई संख्या होगी। और क्या होगा,
और अपना होगा कि जो n है, मैंने अभी बताया कि n का मान क्या होगा, या तो 1 के बराबर होगा या ये फिर 1 से बड़ा होगा, और 5 तक जा रहा था तो या तो 5 के बराबर होगा या 5 से छोटा होगा। यही तो अपना समुच्चय निर्माण रूप में आ गया आंसर। बस अब ये वाला देख लिया, अब अगला वाला देखो, फिर और अच्छी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जो फॉर्मेट में बता रहा ना, ए वाला फॉर्मेट हर क्वेश्चन में फॉलो करेगा, बस रोस्टर रूप के हिसाब से उसका आंसर चेंज हो जाएगा। ए वाला देख लो, इसमें क्या देख के समझ में आ रहा, मुझे तो यही समझ में आ रहा कि पहले 5 की पावर 1 लिखी है और 5 की पावर 1 लिखी है पहले, तो क्या लिखा है 5, फिर 5 की पावर 2 लिखी है, 5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 5 गुणा 5, और 5 गुणा 5 कितना होता है 25 होता है। फिर क्या लिखा है 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 कितनी होती है 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी कि 5 25, 25 5 125, 125। फिर क्या लिखा हुआ है, फिर 5 की पावर 4 मतलब 625। तो सीधा सीधा ये है कि यही तो लिखा हुआ है 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो अपन इसको कैसे लिखते हैं, अपन इसको ऐसे लिख देते हैं 5n, अपन ऐसे ही तो लिखेंगे 5n है जहाँ n का मान 1 2 3 4 है, ऐसे लिख देते हैं अपन, अलग अलग थोड़ी ना लिखेंगे, कॉमन लिख देंगे कि 5n है जहाँ n का मान आप 1 लोगे तो पहला भी अब आ जाएगा, n का मान 2 लोगे तो दूसरा भी अब आ जाएगा, n का मान 3 लोगे तो तीसरा भी अब आ जाएगा, n का मान 4 लोगे तो चौथा भी अब आ जाएगा। इस तरीके से लिखेंगे बस। तो अब इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं, चलो ठीक है ना। कैसे लिखेंगे भाई, जो शुरू के 2 सवालों में फॉर्मेट हुआ फॉलो, a बराबर x सच दैट x, अब क्या है, अब 5 की पावर n है, जहाँ जो n है वो अवयव किसका है, वो n का अवयव है। और अब की बार n के मान कौन कौन से होंगे, अब की बार n के मान होंगे या तो 1 के बराबर होगा या फिर 1 से बड़ा होगा, और 4 तक जा रहे थे अब की बार हम, तो या तो 4 के बराबर होगा या फिर 4 से छोटा होगा। इसका मतलब ये तो है कि n के मान 1 2 3 4 भाई आ रहे थे अवयव के लिए। बस ये वाला आंसर हो गया अपना। ऐसा ही सेम अगला वाला, अगले वाले को देख के बताइए क्या समझ में आ रहा है। अगले वाले को देख के समझ में तो आ जाना चाहिए, बहुत सरल है। क्या है इसमें 2 4 6, और ये डॉट 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 का मतलब समझ रहे हो, मतलब 2 आई फिर 4 आई फिर 6 आई, अब डॉट 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 मतलब यही क्रम फॉलो होगा। तो कौन सा क्रम हो रहा है, क्रम ये हो रहा है कि 2 जोड़ रहे हैं, कि 2 में 2 जोड़ गए 4, 4 में 2 जोड़ गए 6, तो फिर अब क्या आएगा 8 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 12 आएगा, और ये चलता ही चला जाएगा अनंत तक। तो क्या समझ में आ रही है, ये समझ में आ रही है आपको, इतना तो पता ही होना चाहिए ना कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। सम संख्याएं वे होती हैं 0 2 4 6 8 10 12, यही तो होती हैं सम संख्याएं, और जो बच जाती हैं 1 3 5 7 9, ये सारी की सारी विषम होती हैं। तो ये आपको कौन सी संख्याएं दिख रही हैं यहाँ पर 2 4 6, और डॉट 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 मतलब यही क्रम चलेगा, मतलब कभी भी 3 संख्याएं दिखें और उसके बाद डॉट डॉट दिखे मतलब वही क्रम चलेगा जो 3 संख्याओं में चल रहा है। तो शुरू की 3 में कौन सा क्रम चल रहा है, 2 जोड़ रहा है, 2 में 2 जोड़ के 4, 4 में 2 जोड़ के 6, तो फिर 6 में 2 जोड़ के 8, फिर 10, फिर 12 13। तो असल में ये सारी की सारी सम संख्याएं तो लिखी दी हैं ना उन्हें रोस्टर रूप में। इसी को अपन को किस रूप में लिखना है, इसी को अपन को अब समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे a बराबर x सच दैट x एक समप्राकृत संख्या है। x सच दैट x एक समप्राकृत संख्या है। बस आंसर हो गया, इतना ही तो आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि x सच दैट x ये तो अपन को लिखना ही, और x क्या है, एक समप्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं, प्राकृत संख्या होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक। और समप्राकृत संख्या कौन सी होंगी, समप्राकृत संख्या हो जाएंगी 0 2 4 6 8, लेकिन 0 अपन मान लेंगे नहीं प्राकृत संख्याओं में, क्योंकि 0 नहीं आती है। तो फिर प्राकृत संख्याएं तो 1 से शुरू होती है ना, तो अपन ने इसलिए अपन ये भी लिख सकते हैं कि सम संख्या है, लेकिन सम संख्या जैसे अपन लिख देते कि a बराबर x सच दैट x एक सम संख्या है। तो सम संख्या लिखते तो फिर 0 भी आता, लेकिन 0 तो है नहीं, तो इसलिए अपन को लिखना पड़ा सम प्राकृत संख्या है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होंगी, मतलब 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 12 आएगा, और ये सारी की सारी मतलब जो इसका मतलब है वही इस समुच्चय निर्माण रूप में लिखा। उसका मतलब है कि x सच दैट x एक समप्राकृत संख्या है। समप्राकृत संख्या कौन कौन सी, कोई पूछ भी ले जैसे समप्राकृत संख्या कौन कौन सी हैं, तो 2 4 6 8 10। समपूर्णांक कौन से हैं, तो फिर 0 2 4 6 और माइनस का 2 माइनस के 4 ये भी आएगी, जो 2 से भाग लग जाती हैं ना वो सारी सम संख्याएँ होती हैं। लेकिन समप्राकृत संख्याएँ कौन सी होती हैं, देखो प्राकृत संख्याएँ 1 2 3 4 5 होती हैं, और सम वाली पूछें तो फिर 2 4 6 8 ये वाली होती हैं। ये वाला सवाल हो गया, ठीक है।
ये एडिशनल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समझ के लिए, नहीं तो फिर जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं ना, वो कभी कभी इसी आधार पे आ जाते हैं, फिर आपको सरलता मिलती है करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या समझ में आ रही है कि 1 लिखा है, 4 लिखा है, 9 लिखा है, फिर 10, 100 लिखा है। बताइए क्या लिखा है। आपने कभी वर्ग पढ़े हैं? वर्ग क्या होते हैं? वर्ग होते हैं स्क्वायर, मतलब ऊपर 2, और ऊपर 2 का मतलब क्या होता है? 1 गुणा 1। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। 2 का वर्ग कितना होगा? 2 दूनी नहीं 4, 2 बार गुणा। 3 का वर्ग कितना होगा? 3 का वर्ग 9 होगा। 10 का वर्ग कितना होगा? 10 गुणा 10 कितने होते हैं? 100 ही तो होते हैं। तो असल में क्या लिखा हुआ है? ये प्राकृत संख्याओं के वर्ग ही तो लिखे हुए हैं, लेकिन कौन सी प्राकृत संख्याओं के? ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, और फिर ये 10 का वर्ग है। मतलब 1 के वर्ग से शुरू होकर 10 के वर्ग तक जाना है अपन को। यही तो इसका मतलब है। अगर डॉट 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 लिखा होता अकेला और 100 ना लिखा होता तो अपन समझते कि सारी की सारी प्राकृत संख्याओं के वर्ग हैं, लेकिन उन्होंने ये भी बता दिया कि लास्ट वाला है वो 10 का वर्ग है। मतलब एक संख्या 1 से शुरू होकर जो 10 तक की संख्या है उन सभी के वर्ग हैं जी। ठीक है ना। तो पहले 1 का वर्ग है, फिर 2 का वर्ग है, तो अपन कैसे लिखेंगे इसको? अपन इसको ऐसे लिखेंगे, a बराबर x सच दैट x। ठीक है, x सच दैट x बराबर n स्क्वायर ही तो है। और जहाँ पे n के मान कौन कौन से हैं? यहाँ पे n के मान होगा 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। तो n के मान क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस इतने ही होंगे n के मान। तो अपन कैसे लिखेंगे कि n अवयव है n, क्योंकि n एक नेचुरल संख्या, प्राकृतिक संख्या का तो अवयव रहेगा ही। बस साथ में और क्या रहेगा? बस साथ में जो n है ना वो या तो ए वाली n है, सॉरी जी बार बार क्यों लिख रही मुझसे, ए वाली n है ना वो या तो 1 के बराबर होगी या 1 से बड़ी होगी, और या तो वो 10 के बराबर होगी या फिर 10 से छोटी होगी। इसका मतलब ये हो गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि 1 के बराबर और 1 से बड़ी मतलब 1, और 2 3 4 5, 10 के बराबर और 10 से छोटी मतलब 10, और 9 8 7, तो ये वाली। तो इसका मतलब ये तो हो गया। तो एक्स दैट n स्क्वायर मतलब अभी n के मान कौन से मिल गए अपन को? n के मान मिल गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फिर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यही इसका आंसर हो गया बस। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस के साथ आ जाएंगे। थोड़े ये वाले थोड़े से कठिन होते हैं उनकी अपेक्षा, बाकी है कुछ नहीं। अब जो अगले क्वेश्चन है ना, चौथे, पाँचवें और छठवां, ये वाला मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, क्योंकि ये लंबी वीडियो हो गई है। ओके, टाटा बाय बाय।